नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। बाल विकास में अपनों ने व्यक्तित्व टॉपिक को शुरू किया था और व्यक्तित्व से संबंधित कल की क्लास में अपनों ने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को पूरा किया। अब अपन आगे शुरू करने जा रहे हैं व्यक्तित्व का मापन, जो कि व्यक्तित्व के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक समझा जा सकता है। तो चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। और इस क्लास में अपन आज शुरू करने वाले हैं व्यक्तित्व का मापन। तो व्यक्तित्व का मापन यदि अपन बात करें इस विषय पर, तो मानव विकास के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण भी आवश्यक हो जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि भाई हर जगह पर हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन संभव नहीं है, परंतु कुछ विशिष्ट बातों के लिए, अपन यूं कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इसका आवश्यक या इसकी आवश्यकता हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भी काफी जगह ऐसी होती है जहां पर हमारे लिए व्यक्तित्व का मापन आवश्यक हो जाता है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। और इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, व्यक्तित्व के मापन की विभिन्न विधियों को प्रयोग में लाते हैं। और इन विभिन्न विधियों के बारे में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय पर चर्चा की है और बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में अनेक प्रकार की ऐसी विधियां दी है कि उनका अनुकरण करते हुए अपन व्यक्तित्व का आंकलन कर सकते हैं, उनका मापन कर सकते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व का मापन। तो व्यक्तित्व का मापन समझते समय सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि भाई हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किस आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो बना होता है वो 4 प्रकार का योग है। यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चीजों का समन्वय होता है। और ये 4 चीजें कौन कौन सी होती है, इस बात पर यदि अपन विचार करें तो देखिए, व्यक्ति का व्यक्तित्व अपन मान सकते हैं व्यक्तित्व किसके बराबर होता है, यानी व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती है। तो व्यक्ति का शारीरिक पक्ष लिया जाता है, शारीरिक पक्ष प्लस मानसिक पक्ष, और इसके साथ साथ सामाजिक पक्ष, और इसके साथ साथ संवेगात्मक पक्ष। अगर अपने से कोई पूछ ले कि भाई व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक गुणों का योग है। अब हम क्या करेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाएंगे, तो हम इन 4 चीजों के बारे में देखेंगे कि भाई व्यक्ति का शारीरिक पक्ष कैसा है, मानसिक पक्ष कैसा है, सामाजिक व संवेगात्मक पक्ष कैसा है। और इन 4 के आधार पर ही हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई व्यक्ति के व्यक्तित्व के आंकलन के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा विधियां बताई गई है। अब कौन कौन सी और कितनी विधियां बताई गई है उस संबंध में यदि अपन बात करें तो देखिए, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन हेतु अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विधियां बताई है, व्यक्तित्व मापन की विधियां बताई है। तो मापन हेतु अनेक विधियां बताई है। उन विधियों को अपन यहाँ पर किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो अपन ने जैसे कि एक पूरी चपाती को एक साथ आप नहीं खा सकते, उसको बाइट करना पड़ता है, उसके बाइट कर करके अपन खा सकते हैं। उसी प्रकार से अपन व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं, उनको विभक्त कर लेते हैं अनेक भागों में, और फिर अपन इनको समझते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको भी व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन हेतु जो अनेक विधियां हैं उनको भी अपन 4 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। 4 अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली जो विधि मानी जाती है
वो विधि मानी जाती है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधियां। तो व्यक्तिगत विधियां में अपन यूं कह सकते हैं कि भी ऐसी विधि जिसमें हम व्यक्ति से बात करके या उसके आसपास के या परिवार के लोगों से हम बात करके उसके व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं। अर्थात वहां पर ऐसा होता है कि भाई व्यक्ति स्वयं और उसके आसपास के लोग ही प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इन सब लोगों का प्रभाव पड़ने के कारण ही इनको आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधियां कह सकते हैं। व्यक्तिगत विधियां अपन यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस के अंतर्गत या इस पक्ष के अंतर्गत अपन जिन जिन विधियों का अध्ययन करेंगे वो उन विधियों में व्यक्ति प्रभावी होगा या उसके आसपास के लोग ही प्रभावी होंगे। उनके माध्यम से ही मनोवैज्ञानिक क्या करेगा, उनको जानने का प्रयास करेगा। दूसरे प्रकार की विधियों को यदि अपन बात करें तो प्रक्षेपी विधि मानी जाती है। प्रक्षेपी का मतलब होता है किसी पर फेंकना या थोपना। तो देखिए, किसी पर प्रयोग करके यदि अपन व्यक्तित्व का आंकलन लगाते हैं तो वहां पर प्रक्षेपी विधियां मानी जाती है। उसके बाद आती है वस्तुनिष्ठ विधियां। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन सी विधियां आएगी? जब एक साथ अनेक लोगों का अध्ययन कर लिया जाता है वस्तुनिष्ठ प्रकार से। वस्तुनिष्ठ जैसे मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिनमें विकल्प होते हैं, तो विकल्पात्मक प्रश्नों को अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो उन प्रश्नों का जब अपन आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो उत्तर सदैव समान रहता है। उसी प्रकार से ये विधियां भी मानी जाती है। तो वस्तुनिष्ठ विधियां भी इसके अंतर्गत आती है। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई 4 भागों में बांटा जाता है। लगभग किताबें आपको 3 ही भागों में बांटकर विधियां करवाएगी, परंतु मैं आपको बता देती हूँ कि चौथा जो प्रकार है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। तो चौथा प्रकार कौन सा हो सकता है? तो चौथा प्रकार है मनोवैज्ञानिक विधियां। तो इस प्रकार की विधियां भी है जिसके द्वारा व्यक्तित्व का या व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन व मूल्यांकन संभव है। तो यहाँ पर अपनों ने क्या देखा, वे बदलते समय के अनुसार आवश्यक हो जाता है कहीं कहीं किसी भी प्रयोजन विशेष के लिए कि हम व्यक्तित्व का आंकलन करें, हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें। तो उस समय फिर क्या होता है कि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन या मूल्यांकन करते हैं, तो उसके लिए हम अनेक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जितनी भी विधियां हैं उनको अपन कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? 4 भागों में। कुछ तो आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, कुछ प्रक्षेपी विधियां होती है, कुछ वस्तुनिष्ठ और कुछ मनोवैज्ञानिक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन शुरू करने वाले हैं पहले प्रकार से लेकर, यानी एक एक करके इन सभी विधियों को पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर अपन शुरू करेंगे व्यक्तित्व के मापन का जो प्रथम प्रकार अपनों ने देखा, आत्मनिष्ठ विधियां। तो इनसे अपन शुरू करेंगे और इनका अध्ययन अपन यहां पर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तित्व का मापन में अपनों ने कौन सी विधि देखी? अपनों ने देखी भाई आत्मनिष्ठ विधियां। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि भी आत्मनिष्ठ विधियों में पहली बात तो ये है कि व्यक्ति के स्वयं से, आत्म का मतलब होता है अपने आप से, तो अपने आप से केंद्रित होती है या अपने आप से संबंधित होती है। तो व्यक्ति स्वयं से संबंधित बातों को या आंकड़ों को बताता है, या व्यक्ति से स्वयं से पूछकर कि भाई आपकी रुचि किसमें है, आप कौन सा काम किस समय करते हैं, आपकी इसमें रुचि है कि नहीं है, आपकी ये आदत या इससे संबंधित आदतों के बारे में बताइए। तो वहां पर व्यक्ति स्वयं जवाब देता है, तो उस आधार पर अपन उसके व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या समझ सकते हैं? यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि भाई आत्मनिष्ठ जो विधियां हैं उसमें व्यक्ति स्वयं व्यक्ति द्वारा
स्वयं स्वयं दिए गए प्रश्नों के उत्तर अथवा स्वयं द्वारा स्वयं संबंधित दी गई जानकारी के आधार पर आंकलन करना। भी इस विधि में कौन सी चीजें शामिल होगी? सबसे पहले तो व्यक्ति स्वयं शामिल होगा कि व्यक्ति स्वयं जो प्रश्नों के उत्तर देता है उस आधार पर भी आंकलन कर सकते हैं, अथवा स्वयं द्वारा स्वयं संबंधित दी गई जानकारी के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का आंकलन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूं भी कह सकती हूं कि भी स्वयं के साथ साथ उसके परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। हम परिवार के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ हम परिवार के सदस्यों के अलावा आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे या रिश्तेदारों से भी अपन उस संबंध में जानकारी हासिल करके और उसके व्यक्तित्व का आंकलन अपन कर सकते हैं। तो वो विधियां कौन सी मानी जाएगी? आत्मनिष्ठ विधियां। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भी व्यक्ति जब जवाब देता है तो वो किस आधार पर जवाब देता है, वो कौन कौन सी चीजों से संबंधित जवाब देता है। तो हम यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपने लक्षण इसके साथ साथ उसकी आदतें, रुचियां या फिर रुचियों या अभिवृत्तियों के आधार पर क्या करता है? के आधार पर जानकारी उपलब्ध करवाता है। ये चीज यहां पर आ जाती है। व्यक्ति अपनी जानकारी किस आधार पर, अपनी रुचि जो हो गई, अपनी जो इच्छाएं होगी, स्वयं के जो उद्देश्य हो गए, यहाँ पर उद्देश्य भी आ सकते हैं कि भी उसके लक्षण, उसकी आदतें, उसकी रुचियां, उसकी अभिवृत्तियां, उसके उद्देश्य, उन सभी को आधार मानकर वो जवाब देता है और उस जवाब के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं। हम सोचते हैं कि भी हाँ, ये व्यक्ति किस प्रकार का है। माने एक व्यक्ति से आपने बात की, ठीक है, तो आपने यूं कहा कि ऐसे ही नॉर्मली बात की कि मोहल्ले में, गली मोहल्ले में आपके कोई भी आस पड़ोस के लोग हैं जिनसे आपकी जानकारी है, जो सामान्यतः गली मोहल्ले में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आपने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कितने उत्सवों में भाग लेते हैं और किस किस के यहाँ जाना पसंद करते हैं। व्यक्ति ने यूं कहा कि भाई मैं तो सबके जाता हूँ, जो बुलाता है उसके सबके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि सब लोग इतना प्रेम भाव से बुलाते हैं तो हमें जाना चाहिए। हम यदि उनके यहाँ बुलाने पर जाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कह रहा है तो इसका मतलब वो सामाजिक व्यक्ति है, उसको समाज में, उसको उत्सवों में बड़ा आनंद आता है। तो हमने वहां पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन कर लिया। और मान लीजिए कि इसी का जवाब इस प्रकार से आता है, मुझे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाना पसंद नहीं है, मैं नहीं जाता, घर के लोग अन्य हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि जाना तो पड़ता है किसी न किसी को, तो उस प्रोग्राम अटेंड करना ही पड़ता है, तो इसलिए घर वाले लोग चले जाते हैं। तो इसका मतलब वो व्यक्ति सामाजिक नहीं है, तो उसके घर के जो सदस्य है वो ही उत्सवों में हिस्सा लेते हैं, तो वो व्यक्ति असामाजिक हो जाता है। तो इस आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। तो वहां पर व्यक्ति ने अपनी रुचि व अपने एटीट्यूड, अपनी अभिवृत्ति के आधार पर जवाब दिया और उस आधार पर अपनों ने उसके व्यक्तित्व का आंकलन कर लिया। तो इस प्रकार से यदि अपन किसी विधि में अध्ययन करते हैं तो वहां पर कौन सी विधियां मानी जाती है? आत्मनिष्ठ विधियां मानी जाती है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे।
तो इसमें आगे और क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखते हैं। देखिए, इन विधियों को या इस वर्ग में अपन बात करें कौन कौन सी विधि शामिल की जा सकती है। जो आत्मनिष्ठ प्रकार है, अपनों ने देखा कि हम व्यक्ति से स्वयं से बात करके, उसके आस पड़ोस के लोगों से बात करके, उसके परिवार के लोगों से बात करके हम उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। तो इस प्रकार में कौन कौन सी विधियां आ सकती है, तो इसमें अपन बात करेंगे कि भी अनेक विधियां शामिल की जा सकती हैं। और उनमें अपन महत्वपूर्ण रूप से यदि बात करें तो देखिए, एक तो आत्मनिरीक्षण विधि इसमें आ सकती है। आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि इसमें आ सकती है। अवलोकन विधि आ सकती है, अवलोकन विधि आ सकती है। इसके साथ साथ इसमें साक्षात्कार विधि आ सकती है, साक्षात्कार विधि आ सकती है। इसके साथ साथ इसमें प्रश्नावली विधि आ सकती है, प्रश्नावली विधि आ सकती है। और इसके साथ साथ इसमें व्यक्ति इतिहास विधि भी आ सकती है, व्यक्ति इतिहास विधि भी आ सकती है। ये इस वर्ग की महत्वपूर्ण विधियां हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई ये इतनी ही विधियां हैं, परंतु महत्वपूर्ण रूप से इतनी विधियों का अध्ययन अपन करते हैं। इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन हो जाता है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि भी अपनों ने यहाँ पर 5 नाम देखे हैं। अभी अपन इनको एक एक करके देखने वाले हैं कि कौन सी विधि में किस प्रकार से व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कौन सी, आत्मनिरीक्षण विधि की। देखिए, आत्मनिरीक्षण विधि जो है उसे अंतर्दर्शन विधि भी कह सकते हैं, अंतर्दर्शन विधि भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मनिरीक्षण विधि में व्यक्ति स्वयं को देखता है और अपने आप को देखता हुआ अपने आप से संबंधित प्रश्नों के जवाब देता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी इस विधि द्वारा किसी व्यक्ति का आकलन करता है, तो जिस व्यक्ति का आकलन किया जा रहा है उससे बात की जाती है और उसी से विभिन्न प्रकार के सवाल किए जाते हैं। उससे जब अपन विभिन्न प्रकार के सवाल करते हैं तो वो व्यक्ति स्वयं को देखकर, यानी अपने आप को अंतर्दर्शन, अंतर का मतलब होता है अंदर, दर्शन यानी झांक कर, यानी स्वयं के अंदर झांक कर या स्वयं का निरीक्षण करके, अपने आप का निरीक्षण करके वह अपने सवालों का जवाब देता है। तो इसलिए इसे आत्मनिरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण करते हुए व्यक्ति जवाब देता है, इसलिए इसे आत्मनिरीक्षण विधि, अपने आप को देखकर अपने आप से संबंधित जवाब देता है, इसलिए इसे अंतर्दर्शन विधि। तथा यहाँ पर व्यक्ति अपने आप से संबंधित पूरी कहानी का वर्णन करता है, इसलिए इसे आत्मकथा विधि भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यह जो विधि है इसे आत्मनिरीक्षण कह दो, चाहे अंतर्दर्शन विधि कह दो, चाहे आत्मकथा विधि कह दो। क्या होता है इसके अंतर्गत? इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति स्वयं ही क्या करता है? स्वयं का वर्णन करता है। व्यक्ति स्वयं का वर्णन करता है, तो इसलिए वहां पर विधि कौन सी मानी जाती है? आत्मनिरीक्षण विधि मानी जाती है। यहां पर मैं एक चीज बता देती हूं, बहुत से लोग हैं कि अपने आप से संबंधित सही आंकड़े, देखिए व्यक्ति है तो व्यक्ति से संबंधित अपन मान सकते हैं। सामान्य सी बात है कि व्यक्ति समाज में रहता है तो वो समाज में बेइज्जत नहीं होना चाहता, बेइज्जत नहीं होना चाहता, तो वो जहां भी उसे लगे कि ये चीज
अगर वह सामने वाले को बताएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तो वह वहां पर उन तथ्यों को छुपा जाता है। तो इसलिए यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। हालांकि ये प्राचीन विधि है, यह एक मापन की प्राचीन विधि है। ये प्राचीन विधि है, एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये होगी कि इसके द्वारा अपन जब व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं तो व्यक्ति तथ्य छुपा जाता है, तो इसलिए अपन इसको अमनोवैज्ञानिक विधि मान सकते हैं। वर्तमान में इस विधि को अपन प्रयोग में नहीं ला सकते, अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वयं से संबंधित आंकड़े छुपा जाता है, और जैसे ही वो आंकड़े छुपा जाता है तो फिर जो निर्णय निकाले जाते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि उसका जो आंकलन किया जाता है, उससे संबंधित जो परिणाम निकाले जाते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। तो इसलिए इसका परिणाम सुनिश्चित नहीं होता, परिणाम सही नहीं निकल पाता, इसलिए यहाँ पर इसे अमनोवैज्ञानिक विधि मान लिया जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली विधि की। तो अगली विधि कौन सी हो सकती है? अगली विधि मैंने आपको बताई है कि अवलोकन विधि। देखिए, अवलोकन एक हिंदी का शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करेंगे अवलोकन विधि की। तो देखिए, अवलोकन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना। किसको देखेंगे? उस व्यक्ति को देखेंगे जिसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति को देखना कौन से व्यक्ति को देखना? जिसका अध्ययन किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो यहां पर कौन सी विधि मानी जाएगी? अवलोकन विधि मानी जाएगी। अवलोकन का शाब्दिक अर्थ ही देखना होता है। तो जिस व्यक्ति को, अब देखेंगे किस आधार पर? ये बात थोड़ी ना कि अपन ऐसे देखते रहेंगे। देखने का मतलब है कि व्यक्ति के कार्य व्यवहार का निरीक्षण करना। हम अपनी पांचों इंद्रियां कौन कौन सी है? आंख, कान, नाक, त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं 5 इंद्रियां। अगर अपन अपनी पांचों इंद्रियों द्वारा किसी व्यक्ति के कार्य या व्यवहार का निरीक्षण करते हुए व्यक्तित्व का आंकलन करना। व्यक्तित्व का आंकलन करना ही कौन सी विधि मानी जाएगी? यहां पर क्या हुआ? पांचों इंद्रियों द्वारा। अब पांचों इंद्रियों द्वारा हम प्रयास करते हैं। हम प्रयास किसका करते हैं? जिस व्यक्ति का अपने को अध्ययन करना है, तो पांचों इंद्रियों द्वारा किसी व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार का निरीक्षण करते हुए उसके व्यक्तित्व का आंकलन करना। इसका मतलब ये होता है कि भाई व्यक्ति को काफी बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का अपन अध्ययन करते हैं उस व्यक्ति को बताते नहीं है, और उसके पूरे व्यवहार का अपन आंकलन करते हैं। वो किस प्रकार से बातें करता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, और किस प्रकार का वो किसी भी व्यक्ति के प्रति व्यवहार करता है, तो उसका आंकलन करते जाते हैं और उससे संबंधित तथ्य इकट्ठे होते जाते हैं। और जैसे ही तथ्य इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन कर लिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति इस प्रकार का है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगर अपन बात करें कि भाई यह विधि है वो,
किसके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं, काफी बार आपने देखा होगा कि भाई एक छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, ग्रुप में खेल रहे हैं। जैसे मान 2-3 दिन पहले की बात है कि गली में 5-7 बच्चे खेल रहे थे, और 5-7 बच्चे खेल रहे थे। तो उस समय वहां पर ये जो सभी बच्चे थे उनमें से एक बच्चा है वो लीड कर रहा था, यानी उन सभी बच्चों का नेतृत्व कर रहा था। अब वहां पर वो बच्चे खेल रहे थे और यूं है कि 2-3 बार उनमें खेलते खेलते विवाद उत्पन्न हो गया। अब कोई कह रहा था नहीं ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, नहीं ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो फिर वो जो बच्चा था जो नेतृत्व कर रहा था वो पीछे से ही बोलकर बताता है तू गलत है, तू सही है, चलो ऐसे खेलो। और वो दोनों के दोनों मानकर उसी तरीके से खेलने लगे। कम से कम आधे घंटे के दौरान 3-4 बार ऐसा हुआ। तो वहां पर जो 2-3 लोग खड़े थे जो उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे, उन व्यक्तियों ने जो उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा है वो नेता है। अब इसका मतलब कि उसमें नेतृत्व की क्षमता है, और उसमें ये भी क्षमता है कि वह, अब 2 बच्चे लड़ रहे थे आपस में, दोनों की बात नहीं मान रहे थे, परंतु उसकी दोनों ने मानी। यानी उसमें वो गुण है कि वो दोनों से बात मनवा सकता है, और उसी गुण के आधार पर अपनों ने क्या आंकलन कर लिया कि भाई यह तो नेता है, यानी इसमें नेतृत्व की क्षमता है या नेतृत्व का गुण उसमें है। तो इस प्रकार से अपन इस अवलोकन विधि के माध्यम से, वहां पर जो 2-3 लोग उन्होंने कहा कि ये नेता है, उन्होंने किस आधार पर ये निर्णय लिया, किस आधार पर यह परिणाम निकाला, उन व्यक्तियों को, या फिर अपन यूं कहें कि उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर, उनकी हरकतें देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनके खेलने के तरीके को देखकर, और उन्होंने निश्चित किया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई छोटे छोटे बालकों का अध्ययन इस आधार पर किया जा सकता है। यदि बड़े लोगों का करें, ऐसे अपन देख रहे हैं, तो पहली बात तो बड़े लोगों को इस प्रकार से देखा भी नहीं जाता। दूसरी बात, यदि अपन उन लोगों को देखते हैं तो उनको शक हो जाता है, उनको पता चल जाता है। तो कभी कभार तो ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। तो इसलिए आप छोटे बालकों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनपढ़ जो व्यक्ति हैं, अनपढ़ व्यक्तियों पर भी इस विधि द्वारा अध्ययन संभव है, या अनपढ़ व्यक्तियों के व्यक्तित्व का आकलन इस विधि द्वारा संभव किया जा सकता है। साथ साथ इसमें जो मानसिक रोगी है उनका भी अध्ययन किया जा सकता है इस विधि के माध्यम से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा छोटे बालकों, अनपढ़ व्यक्तियों व मानसिक रोगियों का अध्ययन या अवलोकन संभव है। काफी बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी विधि में छोटे बच्चों का अवलोकन किया जाता है, या फिर कौन सी विधि द्वारा मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, या मानसिक रोगियों के व्यवहार की जांच की जाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आत्मनिष्ठ विधियों में अवलोकन विधि ऐसी है जो मानसिक रोगी हो, चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, चाहे छोटे बालक हो, उनका अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो इस आधार पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे और कौन सी विधि की तरफ? तीसरी विधि की तरफ। तीसरी विधि यहां पर मैंने आपको कौन सी लिखवाई थी? मैंने आपको लिखवाई थी भाई साक्षात्कार विधि। अब ये साक्षात्कार विधि आप सभी जानते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम में वाइवा दिया है, वाइवा जरूर दिया है। हालांकि हो सकता है कि बाद में इंटरव्यू की कहीं जरूरत नहीं पड़ी हो। वैसे तो अपन किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो इंटरव्यू होता ही होता है। हम किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो एक तरह का वहां पर इंटरव्यू ही होता है। तो इस विधि के द्वारा भी हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं, या व्यक्ति के व्यक्तित्व का
आंकलन संभव होता है। तो कौन सी विधि? साक्षात्कार विधि। अब ये जो साक्षात्कार विधि है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मौखिक विधि है। इसमें आप किसी भी व्यक्ति का लिखित कार्य नहीं ले सकते। आप उससे लिखित रूप में कुछ भी न तो दे सकते हैं और न ही कुछ उससे लिखवा कर ले सकते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि यह एक मौखिक विधि है, मौखिक विधि है। अब अपन बात करते हैं इस विधि के प्रकार की, यानी इस विधि की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से व्यक्ति का आंकलन किया जाता है इस विधि द्वारा। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इस विधि द्वारा 2 प्रकार से आंकलन संभव है। तो इस आधार पर अपन साक्षात्कार विधि के प्रकार भी देख सकते हैं। तो साक्षात्कार विधि के प्रकार भी अपन देख सकते हैं। यहाँ पर इनको प्रकार ही अपन कह सकते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं यहाँ पर? एक तो हो गया औपचारिक साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, और दूसरा होता है अनौपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार। अब क्या अंतर है दोनों में, इस चीज को अपन देखते हैं। तो देखिए, औपचारिक साक्षात्कार में यूं होता है कि समय, तिथि, सब का सब नियत होता है, निश्चित होता है। साथ ही साथ इसके आधार पर बाकायदा परिणाम भी निकाले जाते हैं। परिणाम का मतलब हुआ कि नंबर भी दिए जाते हैं। जैसे मतलब किसी एग्जाम्स के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की एग्जाम के लिए तो पहले इंटरव्यू था, अब खत्म किया गया है। कॉलेज लेक्चरर की यदि अपन बात करें तो कॉलेज लेक्चरर में भी इंटरव्यू होता है, यानी साक्षात्कार रखा जाता है। यदि आपने कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम को पास किया है तो उसके बाद आपको समय बता दिया जाएगा, तिथि बता दी जाएगी कि इस दिन इस समय, और यहाँ पर स्थान भी बता दिया जाता है। तो समय, तिथि व स्थान तीनों की ही निश्चितता होती है। तो इस दिन, इस समय, इस स्थान पर आपका साक्षात्कार होना है, और उस साक्षात्कार के लिए पूरी की पूरी नियमावली तय की जाती है। पूरी की पूरी नियमावली पहले ही तय होती है। तो इसमें नियमावली बनाई जाती है, और नियमावली में क्या होता है कि पूरे नियम होते हैं कि भाई साक्षात्कार जो किया जाना है वो किस विषय से संबंधित होगा, ये भी बताया जाएगा। साथ साथ यूं भी बताया जाएगा कि भी साक्षात्कार के दौरान आपसे कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस आधार पर आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें, यानी पूरी नियमावली जहां पर क्लियर हो, नियमावली के तहत नियमों के अनुसार जहां पर साक्षात्कार करवाया जाए, उसे अपन क्या कहेंगे? औपचारिक साक्षात्कार कहेंगे। जैसे RAS हुआ, IAS हुआ, ये सारी की सारी जो एग्जाम्स है वो इंटरव्यू के द्वारा ही संपन्न करवाई जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे किया जाता है क्या है? देखिए, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का, या फिर अपन यूं कहें कि संपूर्ण व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का आंकलन का मतलब, का मतलब क्या है? देखिए, अब एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए RAS के इंटरव्यू की अपन बात करें, RAS के साक्षात्कार की अपन बात करें, तो यदि किसी व्यक्ति ने इतनी बड़ी एग्जाम पास की है तो जाहिर सी बात है उसमें योग्यता तो है। फिर इंटरव्यू क्यों? देखिए, एक व्यक्ति ने एग्जाम पास की है किसके आधार पर? लिखित आधार पर। उसने मौखिक आधार पर कुछ नहीं किया है, तो उसका मौखिक विश्लेषण किया जाता है। उसका आमने सामने बैठकर, जो बोर्ड बैठता है वो आमने सामने बैठकर उसके मानसिक स्तर का पता लगाते हैं, उसके बोलने के, यानी उसकी भाषा की अभिव्यक्ति के स्तर का पता लगाते हैं। तो
इस आधार पर हमें पता चलता है कि भाई जो सामने आ रहा है व्यक्ति, उसमें आरएएस के अकॉर्डिंग क्षमता है कि नहीं है, उसमें आरएएस का अधिकारी बनने संबंधी बोलने की योग्यता है क्या, उसका बाह्य व्यक्तित्व क्या है, उसका मानसिक स्तर उसमें कैसा है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार की है। अब यदि अपन एग्जाम की करें तो एग्जाम तो एक व्यक्ति रट्टा लगा कर भी पास कर सकता है, परंतु साक्षात्कार में ऐसे कहीं भी प्रश्न नहीं होते जो आप रट्टा लगा कर चले जाएं और पास कर जाएं। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड होता है वो किसी से संबंधित, आपके व्यक्तित्व से संबंधित वो प्रश्न पूछ सकता है, किसी अन्य चीज से संबंधित जो किताबों में है ही नहीं प्रश्न, उस प्रकार के वो प्रश्न पूछ सकता है। तो वो हर तरीके से आंकलन आपका किया जाता है, तो इसे कहते हैं साक्षात्कार। और साक्षात्कार विधि एक बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आंकलन हेतु। तो यहाँ पर अपनों ने किसकी बात की? हमने यहाँ पर साक्षात्कार विधि के पहले प्रकार यानी औपचारिक साक्षात्कार की बात की। तो औपचारिक साक्षात्कार में पहली बात तो क्या है? समय, तिथि एवं स्थान की निश्चितता होती है। दूसरी बात, उसमें निश्चित समय पर परिणाम भी निकाले जाते हैं। तीसरी बात, औपचारिक साक्षात्कार की संपूर्ण नियमावली तय की जाती है और उसी नियमावली के अनुसार साक्षात्कार को संपन्न करवाया जाता है। और अंतिम बात ये कि साक्षात्कार के दौरान व्यक्ति के मानसिक स्तर व उसके भाषिक स्तर का पता लगाया जाता है कि वह जिस जगह पर उसको नियुक्त किया जा रहा है उस जगह के अनुसार उसमें योग्यता है कि नहीं, या वह काबिल है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसे औपचारिक साक्षात्कार कह सकते हैं। अगर अपन बात करें अनौपचारिक साक्षात्कार की, तो इससे विपरीत स्थिति अनौपचारिक साक्षात्कार की होगी। कैसे होगी? कि देखिए, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि समय, स्थान, तिथि निश्चित हो, कोई निश्चित परिणाम नहीं होंगे। सीधा का सीधा ये होता है कि भाई आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। मान लीजिए कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए लड़का देखने जा रहा है, तो वो फिर क्या करेगा? वो जरूरी नहीं है कि उसको उन घर वालों को बताकर और जाए कि भी हम लोग आ रहे हैं और वो साक्षात्कार करे, नहीं, वो इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी उस लड़के से पूछताछ कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपकी कक्षा में कोई बालक है, तो अगर आप कॉलेज स्तर पर अध्यापन करवा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, तो उनमें किसी का कोई पता ही नहीं चलता। तो उस दौरान कोई भी आपकी संस्था का प्रधान है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पहचानते नहीं है, वो आपका साक्षात्कार इनडायरेक्टली ले सकता है। या फिर अपन यूं कहें कि आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति मिला, उससे आपने घंटों बात की। घंटों बात करने के बाद आप घर पे आकर बताएंगे कि मुझे इस प्रकार का ऐसा व्यक्ति मिला। किस आधार पर आपने आंकलन किया? साक्षात्कार के आधार पर आंकलन किया। तो हम जीवन के हर एक क्षेत्र में साक्षात्कार विधि को अपनाते हैं, परंतु वो कौन सा साक्षात्कार होता है? अनौपचारिक साक्षात्कार होता है। हम किसी भी व्यक्ति का उसके साथ बातें करके उसका मौखिक रूप से यदि पता लगाते हैं, आंकलन करते हैं, तो वो अनौपचारिक साक्षात्कार माना जाता है। तो ये थी साक्षात्कार विधि। और आत्मनिष्ठ विधियों में अपनों ने जो देखी थी उनमें से तीसरी विधि अपनों ने देखी है। साक्षात्कार विधि के अंतर्गत जितनी चीजें आ सकती है शायद अपनों ने देख ली है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन बात करते हैं अगली विधि की। तो अगली विधि कौन सी हो सकती है? तो यहां पर अपन बात करेंगे, देखिए इसके बाद अपनों ने बात की थी कौन सी विधि की? प्रश्नावली विधि की, जो कि व्यक्तित्व आंकलन की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तो देखते हैं प्रश्नावली विधि कौन सी और किस प्रकार से। जैसे ही प्रश्नावली विधि का नाम आता है, आपके मस्तिष्क में
सुकरात का नाम तो आ ही जाता होगा। क्यों आ जाता होगा? क्योंकि जो प्रश्नावली विधि है उसके आदि जनक की यदि अपन बात करें, आदि जनक, तो आदि जनक उसके हैं सुकरात। प्रश्नावली विधि के आदि जनक माने जाते हैं सुकरात। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें कि भाई मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया था, तो वो वुडवर्थ थे। तो अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। तो आधुनिक जनक अपन किसे कहेंगे? वुडवर्थ को कहेंगे। तो मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम या के लिखते हैं हम, के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। तो कौन है सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता? वुडवर्थ है। इसलिए वुडवर्थ को प्रश्नावली विधि का कौन मान सकते हैं अपन? आधुनिक जनक। ये आदि का मतलब पुराने या प्रारंभ के जनक, और ये आधुनिक जनक कहे जा सकते हैं। तो वुडवर्थ प्रश्नावली विधि के जनक कहे जाएंगे। और उसके बाद एक चीज अपन और देखेंगे कि अगर अपने से पूछ ले कि भाई सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? प्रश्नावली विधि को मनोविज्ञान में तो ये लेकर आए थे वुडवर्थ, लेकिन सबसे पहले इस प्रकार की इन्वेंटरी बनाई किसने थी? तो आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया भी था जब अपन व्यक्तित्व का विकास पढ़ रहे थे, अपन बाल विकास पढ़ रहे थे, शुरू की थी उस समय जो यूनिट पढ़ रहे थे। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई बाल विकास से संबंधित एक प्रश्नावली का निर्माण किया था। और किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो कब किया था? 1880 में किया था। तो यहां पर भी अपन नोट लगाकर लिखेंगे कि 1880 ईस्वी में किसने? फ्रांसिस गाल्टन द्वारा प्रश्नावली का निर्माण किया गया। तो यहां पर 1880 ईस्वी में किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। तो पहली बात तो हो गई कि इसके आदि जनक कौन माने जाते हैं? सुकरात। और आधुनिक जनक कौन माने जाते हैं? वुडवर्थ। और प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो अपनों ने देखा कि भाई गाल्टन द्वारा प्रश्नावली का निर्माण किया गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई प्रश्नावली विधि के बारे में और कौन कौन सी चीजें हो सकती है। देखिए, यदि आपने अच्छे से बीएड किया है और यदि आपको प्रोजेक्ट मिला है, वहां पर बीएड के दौरान यदि बीएड के दौरान अपने से ये करवाए जाते हैं, प्रयोग करवाए जाते हैं, तो आपसे कहीं भी व्यक्तित्व का मापन करवाया गया है तो आपने प्रश्नावली विधि जरूर बनाई होगी। क्योंकि बीएड के दौरान अपने को जो विधि देते हैं ना, वो प्रश्नावली विधि देते हैं। तो उस दौरान अपन क्या करते हैं? किसी भी एक टॉपिक को लेते हैं, कोई एक टॉपिक या अपन कह सकते हैं कोई एक विषय ले लेते हैं, और विषय से संबंधित मान लीजिए कि मित्रता टॉपिक ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो मित्रता टॉपिक ले लिया तो मित्रता से संबंधित है वो प्रश्न बनाए जाएंगे कि भाई आपके कितने मित्र हैं, आप मित्रता आप ज्यादा मित्र बनाना पसंद करते हैं या नहीं है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली होगी, यानी बहुत से सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर प्रश्न होंगे, आप किस प्रकार के लोगों को मित्र बनाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न होंगे, और बहुत सारे प्रश्नों में भी अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे। कुछ हाँ नहीं वाले होंगे,
कुछ ऐसे प्रश्न आप लोगों को देंगे जिससे लोग व्याख्यान भी लिख सकते हैं कि भाई मैं इस आधार पर इन लोगों को प्रश्न मित्र बनाना पसंद करता हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली निर्माण की जाती है। परंतु आइडियल जो प्रश्नावली होती है उसमें यूं ही होता है कि प्रश्न बना लिए और उसमें लगभग में तो 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, परंतु कुछ अपने हिसाब से जो प्रश्नावली का निर्माण करता है वो खुद बना सकता है। तो उसमें उस प्रश्न के तहत विकल्प जो दिए जाते हैं वो यूं दिए जाते हैं कि हाँ, एक विकल्प ये हो गया, दूसरा नहीं हो गया, और तीसरा जो हो जाता है वो आंशिक सत्य हो जाता है, आंशिक सत्य हो जाता है। इसके साथ साथ एक विकल्प ऐसा हो जाता है जो पता नहीं, यानी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मित्रता के बारे में सोचता ही नहीं है, उसे दिन रात अपने काम से मतलब रहता है, तो उसने इस बारे काफी ऐसे प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई आप कोई बिजनेसमैन यदि आपके सामने आ जाए और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, तो आप उसे मित्र बनाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो हो सकता है आपने इस विषय पर कभी सोचा ही नहीं, तो आपने क्या उत्तर कर दिया कि भाई पता नहीं। तो इस प्रकार की प्रश्नावली निर्माण की जाती है जिसमें लगभग 5 या 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति को उत्तर देना होता है। तो इस प्रकार से अब आपने क्या किया कि अपनी प्रश्नावली बनाई। मान लीजिए मित्रता टॉपिक पर आपने कुल 20 प्रश्न बना लिए। अब 20 प्रश्न जो आपने बनाए हैं उस पेपर के आपने 100 प्रिंट्स निकलवा लिए, यानी 100 पेपर आपने प्रिंट करवा लिए, और फिर 100 लोगों से आपने उसी पेपर को करवाया। अब 100 लोगों ने किस किस प्रकार के जवाब दिए हैं, तो उन 20 प्रश्नों में जिस जिस प्रकार के जवाब आए हैं, तो कुछ व्यक्ति तो जवाब में आपको पता लगेगा कि उनको मित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मित्र बनाना बड़ा अच्छा लगता है, मित्रों के बीच रहना बड़ा अच्छा लगता है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो वो उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो कुछ तो इस प्रकार के लोग मिलेंगे। पता कैसे चलेगा? उन उत्तरों के आधार पर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मित्रों से मतलब ही नहीं रखते। एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा उसके बीच में कि वो ये कहेगा कि भाई मित्र पालोगे तो सक्सेस नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के लोग भी मिल सकते हैं, परंतु आपको पता कैसे चलेगा इन लोगों का? इन 20 प्रश्नों के जवाब के अनुसार। तो इस प्रकार से आपने व्यक्तित्व का आंकलन कर लिया। तो इस प्रकार से हम इस विधि द्वारा आंकलन कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई प्रश्नावली विधि में कितने प्रकार की प्रश्नावली तैयार की जा सकती है या कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो यदि अपन इस संदर्भ में बात करें तो प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आप 4 प्रकार के प्रश्न बना सकते हो, 4 प्रकार की प्रश्नावली आप तैयार कर सकते हो। कौन कौन सी प्रश्नावली? यदि अपन उस संदर्भ में बात करें तो एक तो होती है प्रतिबंधित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली, और एक होती है खुली या मुक्त प्रश्नावली, खुली या मुक्त प्रश्नावली, और इसके साथ साथ एक होती है चित्रित प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, और एक मैंने आपको 4 बताई है। तो चौथी की यदि अपन बात करें तो वो है मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। तो इस प्रकार से आप 4 प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें इनका अर्थ क्या होता है, यानी प्रतिबंधित में आप कौन से प्रश्न देंगे, खुली में कौन से प्रश्न देंगे, चित्रित में, मिश्रित में किस किस प्रकार के प्रश्न होंगे, वो भी चीज अपन देखेंगे। पूरा अपन अच्छे से इनका अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। परंतु आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।